और मेरी तो हत्या कराने का प्रयास किया गया। मुझे जेल में भी जो है मेरे साथ अन्याय किया गया। कई कई बार मैंने कई कई साल जेल काटी। सारी मुसीबतें मैंने सही। आपने कहा योगी सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, आपके ऊपर भी हमले हुए, बहन बेटियों को लेकर भी आप आवाज उठाते हैं, लेकिन अब आपको वायु श्रेणी की सुरक्षा योगी सरकार ने दी। ये जयंत चौधरी के गठबंधन में जाने के बाद आपको लग रहा है परिवर्तन सरकार पे आया, या इसके पीछे का क्या आप लोगों को लग रहा है कि आपको वायु श्रेणी की सुरक्षा अब दी सरकार ने? अच्छा, बहुजन समाज पार्टी में और आप में क्या फ़र्क है? आप भी उसी समाज के वोट को आप ले रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी भी कहती है कि हम भी उसी अनुसूचित समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए न्याय की लड़ाई को, सर्व समाज की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। चंद्रशेखर भाई, जिस गाड़ी में साथ हम बैठे हैं, ये वही गाड़ी है कि जहाँ जिस पे हम पर हमला हुआ था? हाँ, कोई बात इसी में आपके ऊपर हमला हुआ था? नहीं। वो पुलिस को लगी है D1। हाँ, अच्छा, D1 जो लगी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज हम मौजूद हैं नगीना लोकसभा सीट पर। 2024 का लोकसभा चुनाव, और चुनाव को लेकर इस सीट का जो समीकरण है वो दूसरी सीटों से कुछ अलग है। अक्सर आपने जो दूसरी सीटें देखी होगी वहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी या बीएसपी के साथ यूपी में आपको टक्कर दिखाई देगी, लेकिन जो नगीना सीट है यहाँ का समीकरण, यहाँ बीजेपी के साथ चुनाव सीधे सीधे आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद यहाँ के चुनाव में है। तो यहाँ का समीकरण आखिर ये जो है वो कैसा है, और इस बार जो लोकसभा चुनाव में हार जीत होगी वो किस आधार पर होगी, और इस बार यहाँ के मुद्दे क्या है। मेरे साथ तमाम इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी है, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भी है, भीम आर्मी के चीफ भी है, और यहाँ प्रत्याशी भी बना है। आजाद जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया न्यूज 80 पर। धन्यवाद भाई। और सवाल मेरा यही कि आप किसी भी अगर सीट से चाहते आप लड़ सकते थे, लेकिन नगीना सीट आपने चुनी, इसके पीछे का क्या? नगीना का इतिहास है कि नगीना में यहाँ की जनता ने बड़े बड़े नेता तैयार किए हैं, और मेरे ऊपर तो कर्ज है नगीना का, क्योंकि 7 से 8 जिला पंचायत से पहली बार में ही नगीना के लोगों ने मुझे जिता कर दी है। उसके बाद ये पार्टी का फैसला है। पार्टी के फैसले का एक ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं हमेशा सम्मान करते आया हूँ। पिछली बार पार्टी ने जो फैसला किया था उसका भी सम्मान किया था, और अब जो फैसला किया उसका भी मैं सम्मान करता हूँ। तो इसलिए नगीना को चुनेंगे, और अब नगीना में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। नगीना पे यहाँ बीएसपी से जो प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे, अभी यहाँ पर आए हमारे आकाश जी भी आए अभी चुनाव में, और उन्होंने यहाँ कहा कि आज़ाद समाज पार्टी आपके लिए, उन्होंने कहा कि आप जो है कुछ कमज़ोर या फिर जो है कॉम्प्रोमाइज़ की वो करते हैं, क्योंकि आप अखिलेश जी के पास गए थे सीटों को लेकर, बात वहाँ आपकी बातचीत नहीं बनी। आप क्या कहेंगे इन बयानों पर, क्योंकि एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान आकाश ने ये कहा। देखिए, ऐसा है, ये तो लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति आज़ादी, कोई कुछ भी कह सकता है। अब मैं किसी ने कुछ कह दिया, उस पर मैं अपनी एनर्जी काहे को खर्च करूं। उनको जो कहना था बेचारों ने कह दिया, आगे भी जो उनको कहना वो कहेंगे। ना तो मेरे कहे से वो चुप रह सकते, ना मेरे कहे से बोलेंगे। तो उनको अपनी राजनीतिक हैसियत आगे मजबूत करने के लिए जो भी कहना होगा वो कहेंगे। मैं तो देश के साथ खड़ा हूँ, और मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी जीते। इसलिए मैंने पिछली बार भी अलायंस का प्रयास किया था, और इस बार भी। लेकिन अब ये स्पष्ट है कि मैं तो चाहता था कि अलायंस हो, लेकिन बहुत सारे दल नहीं चाहते थे अलायंस हो। उन्होंने अंततः मना कर दिया, तो मैंने उनको भी जय भीम कर दिया कि भाई चलो अब हम अपने बलबूते लड़ेंगे। अब हम अपने बलबूते लड़ रहे हैं। अखिलेश जी से मतलब बात कहाँ के अटकी, मतलब किस बात पे? आपने जब पहली बार जब 22 में भी कोशिश की थी, प्रयास किया था, और आपने कहा था कि इनको आपके समाज का वोट नहीं चाहिए, और अभी आकर कहाँ बात अटक गई? क्योंकि आप लोग नजदीक थे बड़े गठबंधन के, बता जा रहा है। तो ये तो वही बता सकते हैं। मुझे तो उन्होंने वादा किया था 1.5 साल पहले कि हम आपकी मदद करेंगे, तो मैंने ये बात मान ली थी। अंत समय उन्होंने इस बार कब कह दिया कि भाई हमें कई लोगों ने धोखा दे दिया, इसलिए हम उनकी मदद नहीं करेंगे, तो मैंने ये भी बात मान ली। यहाँ जयंत चौधरी से भी आपकी अच्छी दोस्ती है। जयंत चौधरी, जब हमने देखा दिल्ली में, जब आपने बहुत बड़ा एक प्रदर्शन किया, आप लोगों ने वहाँ इंडिया गठबंधन की एक बड़ी वहाँ जनसभा हुई, और जयंत चौधरी ने वहाँ भी कहा कि भाई आज़ाद जी, आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष यानी कि आप जो है वो उनको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ चले गए। आपको भी कहीं इस बात को सुनने कहीं आपको लगा कि यार ये तो झटका है? भाई, मैंने जैसे कहा कि
हर आदमी अपनी पार्टी के प्रति जवाबदेही है उसकी। तो उनका कोई समस्या रही होगी, वो उधर चले गए, तो वो चले गए तो अब उनकी मर्जी है, तो उसमें मैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, मुझे तो मेरा काम करना ही है। चलिए, मैं आपकी सीट पर आपसे आपके मुद्दों पर बात कर लेता हूँ। आपके यहाँ मुद्दे क्या है क्षेत्र में? आपको लगता है कि ये मुद्दे बड़े प्रभावशाली है, आपको आप उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनको बार बार उठा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के सभी मुद्दे हमारे निगाह में हैं। राष्ट्रीय स्तर का भी मुद्दा और क्षेत्र सबसे बड़ा बेरोजगारी का है, फिर ये जो कुशासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसका है, फिर अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे डेवलपमेंट, अच्छे हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल, कोई मेडिकल, डेंटल या स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी पैसा, पावर और परिवार के आधार पे जो स्थापित लोग हैं वो किसी नए आदमी को मौका नहीं देते, इसलिए ये क्षेत्र कभी भी देश का नेतृत्व नहीं कर पाए। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जैसे यहाँ बाढ़ की समस्या है, यहाँ खो की समस्या है, यहाँ आवारा पशुओं की समस्या है, बहुत सारे समस्या है जो आदमी के जीवन को प्रभावित करती है, उन सब पे हम लोग काम करें। मील समय पैसा नहीं देती है किसानों को, और जो फसल खड़ी है उसमें आवारा पशु घूम रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। तो जो सब बुनियादी मुद्दे हैं, इन सब पे हम लोग काम करेंगे और इस लड़ाई को, जो संघर्ष, चुनावी संघर्ष, उसको आसान बनाएंगे। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी में और आप में क्या फर्क है? आप भी उसी समाज के वोट को आप ले रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी भी कहती है कि हम भी उसी अनुसूचित समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए न्याय की लड़ाई को, सर्व समाज की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं और मैं करता हूँ। मैं चुनाव लड़ते लड़ते 2 बार गया, एक बार औरैया गया, एक बार रामपुर गया, जब 2 जगह बड़ी घटनाक्रम हुई, हत्या हुई, और मैं पहलवान बेटियों के आंदोलन में भी गया, मैं किसानों के आंदोलन में भी गया, नर्सिंग आंदोलन में गया, तमाम जितने भी प्रोटेस्ट देश भर में होते हैं नाइंसाफी के खिलाफ, मैं उन सब जगह जाता हूँ, उनके साथ उनकी मदद करता हूँ। तो बाकी लोग कहते हैं, मैं करता हूँ, बस मुझ में और बाकी लोग में यही फर्क है। बस यही फर्क है। तो आप कौन सा परिवर्तन आप चाहते हैं कि आप आएंगे तो ये परिवर्तन आप चाहते हैं इलाके में, प्रदेश में, देश में? जैसे हम सुन रहे थे आपकी बातों को, और लोग आपके साथ आ भी रहे, युवा बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं आपके साथ। देखिए, आपने शायद सही तरह नहीं देखा, वहाँ युवा 30% थे, 70% ओल्ड एज के लोग थे, जहाँ से भी आप आए हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं परिवर्तन तो अभी तो परिवर्तन जैसी चिड़िया अभी लोगों की जिंदगी में आई नहीं है। अभी तो जनता को 2 टाइम का भोजन भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा, अच्छा भोजन, पीने के लिए साफ पानी और पहनने के अच्छे कपड़े और सर पे अच्छी छत भी नहीं मिल पा रही। ये भारतीय कड़वी सच्चाई है, जैसे कि 75 साल बाद तक हमें यही मिला है। तो खैर, मेरा ये मानना है कि भाई कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय बदलेगा, धीरे धीरे परिवर्तन होगा, और जो परिवर्तन जिस तरह का हम लोगों की जिंदगी में चाहते हैं कि उनको स्वाभिमान सम्मान का सुख सुविधा मिले, वो बिना राजनीतिक ताकत के हम लोग दिलाने में कामयाब नहीं पा रहे, इसलिए हम राजनीतिक ताकत तैयार करने में लगे हुए हैं। वैसे तो मैं सुनता रहता हूँ आपके बारे में, पढ़ते भी रहते हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि आपने देहरादून से लॉ की पढ़ाई की, अमेरिका आप जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, लेकिन क्या परिस्थिति रही कि आप फिर समाज सेवी बने, समाज सेवी से यहाँ राजनीति में आए, और अब आप प्रत्याशी के तौर पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरे जीवन में एक ऐसा घटनाक्रम घटा जिसने मेरा रास्ता मोड़ दिया। मेरे पिताजी, जो मेरे गुरु भी थे, मेरे हीरो भी थे, जब वो बीमार हुए, उनको कैंसर से पीड़ित हुए, मैं उनको बहुत सारे हॉस्पिटल में लेके गया, लेकिन इलाज, पैसे कमी कारण में उनका इलाज नहीं करा पाया प्रॉपर। तो 11 जनवरी 2013 को हमारे बीच से चले गए मुझे छोड़कर। उस दिन मैंने तय कर लिया कि जो मैंने सहा आर्थिक कमजोरी के कारण और इस देश की व्यवस्था के कारण कि जहाँ पैसे वालों के लिए सब कुछ है लेकिन गरीब के लिए कुछ भी नहीं, तो ये आर्थिक गैर बराबरी में बदलाव होना चाहिए। और हम जो सुनते हैं बचपन से, सामाजिक आधार पर जो जाति के आधार पर भेदभाव है, तो ये उस इसकी भावना भी खत्म होनी चाहिए। सामाजिक परिवर्तन और इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति जो है ये होनी चाहिए, तभी जाके देश आगे बढ़ पाएगा। चंद्रशेखर भाई, जिस गाड़ी में साथ हम बैठे हैं, ये वही गाड़ी है कि जहाँ जिस पे हम पर हमला हुआ था? हाँ, वही गाड़ी। इसी में आपके ऊपर हमला हुआ था? वो गोली वो लगी है D1। हाँ, अच्छा, D1 जो लगी है। तो आप उस समय भी ऐसे ही हम लोग बैठे थे? हाँ, ये देखिए, हाँ, गोली निकल के आई। हाँ, वो दिखा हुआ, ये वहाँ से निकल के आई। हाँ, ऐसे बैठा हुआ था। ऐसे बैठा हुआ था, और
ठीक है, अभी मेरा समय नहीं आया मरने का। आपने इसलिए- बड़े संघर्ष देखे। हाँ, जब एक गरीब का बेटा आगे निकल के चलता है तो उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है, और उसी कड़ी में ये भी है जो आज हम सह रहे हैं कि नया आदमी कोई आता है तो नया आदमी परिवर्तन के रास्ते पे चलता है, तो परिवर्तन स्थापित लोगों को पसंद नहीं होता, तो इसलिए कई बार कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। और मेरी तो हत्या कराने का प्रयास किया गया, मुझे जेल में भी जो है मेरे साथ अन्याय किया गया, कई बार मैंने कई साल जेल काटी, सारी मुसीबतें मैंने सही, और जितनी उम्र नहीं मेरी उससे ज्यादा मुकदमे मेरे ऊपर, सब जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये उन दुश्मन राजनीतिक दुश्मन अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपने कहा योगी सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, आपके ऊपर भी हमले हुए, बहन बेटियों को लेकर भी आप आवाज उठाते हैं, लेकिन अब आपको वायु श्रेणी की सुरक्षा योगी सरकार ने दी। ये जयंत चौधरी के गठबंधन में जाने के बाद आपको लग रहा है परिवर्तन सरकार पे आया, या इसके पीछे का क्या आप लोगों को लग रहा है कि आपको वायु श्रेणी की सुरक्षा अब दी सरकार ने? देखिए, कंडीशनल सुरक्षा है, सरकार के पास इनपुट है कि चंद्रशेखर आजाद की हत्या हो सकती है, और मैंने भी अपनी तरफ से, जब गोली चली उसके बाद भी, अब इसमें कमी क्या थी हत्या में, सवाल ही है। अगर गोली जरा सी इधर होती तो मैं आज होता भी नहीं, आप इंटरव्यू भी नहीं ले पाते। तो अभी भी मेरी हत्या का लगातार प्रयास किया, लगातार थ्रेट मुझे है। तो हमने कोर्ट में भी, इलेक्शन कमीशन को, सभी जगह शायद हमारे साथियों ने एप्लीकेशन करके बताया था कि भाई ये सब चीज़ें हैं, इनकी जांच करा लीजिए, और हमारे जानकारी में अगर आप लापरवाही बरते तो हमें माने कि इस हत्या में आप ही का हाथ है और आप ही ये हत्या कराना चाहते हो, तो ये फिर हम इसका जोर शोर पे एक बड़ा आंदोलन करके इसकी जानकारी अपने लोगों को देंगे। शायद खुशी से तो नहीं, मगर मजबूरी में उन्होंने मुझे सुरक्षा दी है, इसलिए शायद कि अगर कहीं मुझे नुकसान हो जाता है तो मेरा समाज जो है विद्रोह करके भारतीय जनता पार्टी को सबक ना सिखा दे, शायद इस डर की वजह से सुरक्षा दी है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, उन्होंने सुरक्षा दी है, लेकिन अभी तो हमें इस सुरक्षा के साथ साथ हम तो मांगने वाला नहीं, देने वाला बनना चाहते हैं, कि हम बहुत सारे लोग सुरक्षा व्यवस्था में मुहैया करा सकें और ऐसा माहौल बना सकें कि सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत ही ना पड़े, गुंडे घर छोड़ के भाग जाए, ऐसी जो है तैयारी हम लोग कर रहे हैं राजनीतिक शक्ति के जरिए। आपके ऊपर तो पहले भी इस तरह की चीज़ें, आप भूख हड़ताल पे जब गए, एक किस्सा मैं आपका सुन रहा था कि आप जेल में थे, आप वहाँ आपने खाना नहीं खाया, आपने वो कहा कि सरकार जो है आपको चाहती है कि चंद्रशेखर ना रहे, लेकिन चंद्रशेखर के ऊपर जो है, क्योंकि तीसरा शायद ये इस तरह की घटनाक्रम आपके जीवन का रहा है ना? तीसरा। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, और हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों पर भरोसा है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको बहुत कुछ बुरा नहीं होगा, प्रयास वो लोग कर सकते हैं। जैसे आंधी आती है तो जरूर थोड़ा है कि पेड़ उखड़ जाते हैं, आंधी आती चली जाती है, अपने तरफ से जोड़ लगाती है, पेड़ नहीं उखड़ते, टहनियाँ टूट जाती है। तो हम भी अपना काम कर रहे हैं और सियासी विरोधी भी अपना काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। अच्छा, मैं पीछे कहीं पब्लिक में जो थोड़े से लोगों से बात की मैंने, कुछ शुरुआत में जब मैं यहाँ पे आया, तो लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर का अच्छा प्रभाव है नगीना में, लेकिन अकेले एक सीट से वो क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे, तब इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिला के गए, और वंचित वर्गों को स्पेशल प्रोटेक्शन दे के गए, महिलाओं को भी स्पेशल प्रोटेक्शन दे के गए। तो ये बात नेता और नीति की नहीं, नियत की है। एक वोट से सरकार गिर जाती है, और ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ भी है, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एक वोट से गिरी थी। एक वोट बहुत बेशकीमती होता है, और एक वोट जरूरी है, और एक वोट प्रतिनिधित्व करेगा इतने देश के इतने कमजोरों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं और हक वंचित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व एक वोट करेगा, जो हर मुद्दे पे अपनी आवाज को बुलंदी से रखे और कोशिश करेगा कि भाई सरकार से जो सवाल है वो जनता की वकालत मजबूती से की जाए, और सरकार से जनता के हितों के लिए सवाल पूछे जाए। आप असेंबली में अगर आपको मौका मिलता है तो प्राथमिकता में आपका सबसे ज़्यादा यहाँ क्या रहेगा? क्योंकि मैं यहाँ सुन रहा था लोगों को गुलदार का बड़ी समस्या है यहाँ, कई हजार लोगों की जान चली गई। कल एक बता रहे थे गांव में कि गांव में रात खेत में किसी कुत्ते को भी उठा के ले गए, मतलब बड़ी दहशत है, लोग रात में जा नहीं पाते खेतों में काम करने के लिए। सरकार कहती है हम कानून व्यवस्था हमने सुधारी, हम रात दिन जो है किसान किसी भी समय जा सकता है, काम कर सकता है। सरकार के झूठ का जो है पोस्टमार्टम ये जनता ही कर रही है।
इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, और कानून व्यवस्था अच्छी होती तो शायद मुझे गोलियां नहीं पड़ती। और जैसा मैंने आपको कहा कि गुलदार की जान कीमत है, लेकिन इंसानों की जान की कीमत नहीं। 25-25 लोग की जान चली गई, और सरकार ने अभी भी इतनी लापरवाही बरती है, इसका खामियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब जब ऐसे लोग सरकार में बैठे जिनको लोगों की जानों से कोई मतलब ना, तो फिर तो भैया ये होगा ही। इसलिए इनको हटा के अच्छे लोगों को लाना है। आपने भी इसके लिए प्रयास किया कि एक आखिरी सवाल पर, आपने भी प्रयास किया इसके लिए कि लोगों के लिए, जो लोगों की जान जा रही है उसके लिए मुआवजा? 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। पूरे दिन हम लोग धरने में बैठे रहे। रात को 10:30-11 बजे डीएम आए, और डीएम से हमने वार्ता की। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए आगे वो करेंगे। 100 से ज्यादा पिंजरे लगवाने की और तमाम तरह की व्यवस्थाओं की बात हुई। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन अभी हमारे हाथ में शक्ति नहीं कि हम इसको खत्म करा सकें, और इसमें लगाएंगे इतनी शक्ति अर्जित हो कि हम इसको जल्दी जल्दी खत्म करा सकें। जो समस्याएं हैं उनको हम हल कर निकाल सकें। ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद जी, जो किसानों की बात कर रहे हैं, जो गरीबों की बात कर रहे हैं, जो नौजवानों की बात कर रहे हैं, जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जो आज के समय में कहीं कुछ दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन नगीना में जिस तरह का माहौल अब इस वक्त बना हुआ है, वो माहौल अगर 19 अप्रैल को यहाँ आजाद समाज पार्टी के पक्ष में जाता है तो एक परिवर्तन की बात यहाँ जरूर की जा रही है। वो परिवर्तन जो है कैसा होगा, आने वाली 4 जून में यहाँ वोट खुलेंगे, और उस वोट के जो नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में आएंगे। लेकिन ये मुद्दे जरूर ज्वलनशील है, ये मुद्दे जरूर वो है जो हर व्यक्ति जो है इनका समाधान चाहता है। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 नगीना लोकसभा सीट।